हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन जो सामान्य अध्ययन के बुक है ये। और ये जो इसके अंदर जो है टोटल 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। ये बिल्कुल नई वाली बुक है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये बिल्कुल नई वाली बुक है। और इसके अंदर जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 67वीं बीपीएससी है। और यहाँ पे 38वीं बीपीएससी यानी 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को इंक्लूड किया गया है। जो 1992 से लेकर 2022 तक के पेपर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो है ये पूरा सब्जेक्ट वाइज आपके अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये इतिहास का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है। ये सारे पेपर जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा ये फास्ट रिविजन मोड पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये बच्चों के डिमांड पे है कि सर एक फास्ट रिवीजन मोड का वीडियो बना दीजिए, ताकि जो हम रिवीजन करते हैं हमारे पास उतना समय नहीं रहता है। 3 से 4 घंटे हमारा समय बर्बाद हो जाता है इसको रिवीजन करने में। तो आप एक वीडियो बना दीजिए, है ना, ताकि वो 10 से 15 मिनट में रिवीजन हमारा हो जाए। तो ये बच्चों के डिमांड पे है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा वीडियो को, काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भारतीय इतिहास है और यहाँ पे जो है प्राचीन भारत का इतिहास दिया हुआ है। तो चलिए हम बिना समय गवाए इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है मैं आपको फास्ट रिवीजन मोड पे चलूँगा और फास्ट रिवीजन मोड पे यानी कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और एक वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो दोनों मोड का मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आपको जो पसंद है वो आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो त्रामपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये उपयोग हुआ था लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है ये अध ऐतिहासिक काल का सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये पक्की ईंट से बनी इमारत है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह जो है ये लोथल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में है, ये लोथल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। तो टेराकोटा का हल जो है ये बनावली से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो जूते हुए खेत के निशान जो मिले हैं ये कालीबंगा से मिला था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो B.A. स्मिथ जो है ये B.A. स्मिथ ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है ये परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है ये सोम और
इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगवान महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी भगवान महावीर के, ये पावापुरी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो उनका जो प्रथम शिष्य था उनका दामाद जमाली था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व जो है ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ के अंदर जो है महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ है यानी मृत्यु उनकी हुई है, ये कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान बात नहीं है वो है आत्मदहन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो 5वीं पीढ़ी का है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ये उदयन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र जो है ये उदयन ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है ये राजगृह यानी गृहव्रज थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम जो है ये हर्यक वंश था। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की बात यहाँ पे कर रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पहचान की बात कर रहा है। तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये विलियम जोश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये है जेम्स प्रिंसेप जो है ये ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है ये इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक जो है ये मेगास्थनीज थे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है ये बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो यह है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की बात यहां पे कर रहा है। तो रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं ये जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का जो है ये जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश जो खारवेल है उनका संबंध जो है ये महामेघवाहन वंश से है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पे क्या है, चेदी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महामेघवाहन वंश,
और उस वंश का नाम था चेदी वंश। तो इस वंश को क्या कहा जाता था? महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। इसीलिए इसका आंसर जो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका आंसर जो है ये ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन, प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये गुप्त सम्राट कौन है? तो ये है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त सम्राट है जिसने हुनों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये चीनी यात्री है सुंग यून, ये भारत की यात्रा की थी। तो ये चीनी यात्री सुंग यून जो है ये 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, यानी 515 से 520 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सेंग चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, कल्हन, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन के पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदंतपुर, उदंतपुर जो है ये शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर शिक्षा का केंद्र जो है ये बिहार के अंदर अवस्थित था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है ये नन्य देव है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह जो है कर्नाट वंश के अंतिम शासक है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो है ये धर्मशास्त्र के समय जो है स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सभा हुआ था और यह हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये हुआ था राजगृह, राजगीर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि भगवान जो ये बुद्ध हैं उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना है और उनके संबंध में 4 स्थान दिए गए हैं, तो इनको जो है मिलान करना है यानी सुमेल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो है नेपाल में है, तो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, तो 1 का 3 हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति हुआ था हमारे बोध गया में, तो 1 का 2 हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन उनका हुआ था कुशी नगर में, उनका निधन हुआ था। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो देवता का स्थान जो है ये कनिष्क के टाइम पे हुआ था। कनिष्क के टाइम पे हीनयान और महायान में ये जो डिवाइड हो गए थे, उसी के समय जो है इनको देवता का स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी ये वैशाली के लिच्छवी में था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो है ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है और अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये है गुप्त। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुआ था तो उस समय ये गुप्त शासक थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे
कह रहा है कि नीचे दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कथन आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा विहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय परिचय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए आर जो है ये रीजन है, रीजन ए का सही व्याख्या इसलिए नहीं करता है। देखिए महाविहार को, ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ये परिचय जो है मिलना तो बंद हो गया था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी के कारण जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया, ये गलत बात है। वो खिलजी जो था, खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था जिसके कारण इसका पतन हो गया। तो ये जो है सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी है। तो देखिए मगध की जो स्टार्टिंग की राजधानी थी वो गिरिब्रज राजगिरी था और उदयन के समय की राजधानी जो था ये पाटलिपुत्रा था। तो दोनों राजधानी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिब्रज यानी राजगृह था। तो इसके अंदर राजगृह नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात जो है मगध के ऊपर जो है ये मौर्य वंश का शासन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो मगध का कौन सा राजा जो था ये सिकंदर महान के समकालीन था। तो ये है घनानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है ये मुख्यतः बना था। तो ये बना था लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो ये शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की जो विजय प्राप्त किया था ये चंद्रगुप्त ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर था। तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में जो है ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा जो है ये प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या है। धम्म का मूल्य संदेश, देखिए अशोक का जो धम्म का मूल्य संदेश जो है ये शांति और अहिंसा है, बड़ों का सम्मान है और धार्मिक सहनशीलता है। तो ये तीनों है, इसके लिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएंगे ई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो वो है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर राजनीतिक नीतियां की पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के ऊपर आधारित है, विदेश नीति के ऊपर ये आधारित है। तो इससे हो जाएगा आपके आंसर ई।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अभी आपने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रायन सी किसने लिखी है। तो ये लिखा है, देखिए इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, पेरिपल्स ऑफ इरीथ्रियन सी जो है ये एक अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने इसको लिखा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह स्रोत है इंडिका। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को जो है यहाँ पे उदयन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था ये बीमा कदफिसेस ने किया था, और ये कुषाण शासक हैं, ये कुषाण शासक है बीमा कदफिसेस, इसने जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो ये कुषाणों के समय में कला की जो गंधार शैली थी ये फली फूली थी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कश्मीर में किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो शुंग वंश के बाद जो है ये कण्वा या फिर कण्व वंश ने भारत के ऊपर राज्य किया था। राजा खरवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खरवेल का नाम जो है ये हाथी गुम्फा के अभिलेख से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगरों का जो क्रमिक पतन है ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था इस बंदरगाह को। तो ये है ताम्रलिप्त का बंदरगाह, कैम्बे नहीं ये बॉम्बे होगा, बॉम्बे का बंदरगाह, और होगा ये कल्याण का बंदरगाह। तो इन तीनों बंदरगाह से सबसे ज़्यादा होता था ताम्रलिप्त के बंदरगाह से, ये बंगाल में है, बंगाल के हैं। तो इसको हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये है गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो भूमि राजस्व का दर जो था ये उपज का 6ठा भाग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का जो है, गुप्त राजाओं का देन जो है सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये किसने किया था। तो ये आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो औषधि के क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री हेनसेंग जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है हेनसेंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो उस समय मथुरा था। अगला क्वेश्चन है कविबान निवासी था। कविबान जो है ये पाटलिपुत्र का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था। तो ये जो चीनी यात्री इत्सिंग था ये 671 चीनी यात्री जो इत्सिंग था वो 671-672 में जब वो युवक था तो अपने 37 साथियों के साथ जो है ये बौद्ध धर्म अवशेषों को देखने की इच्छा जताया था, और उसी के समय वो उसने जो है विश्व भ्रमण पे निकला था। वो 675 से 685 तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और 693 से 694 में लगभग सुमात्रा होते हुए वो चीन को लौट गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है।
तो यानी इसके हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये कुमार गुप्त थे। अगला क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो है ये जावा सुमात्रा से था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी? तो ये था बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन था? तो मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो ये थे चंदेल राजा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला का ये पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में जो है ये चोल चेर पांड्या का उल्लेख है लेकिन कदम्ब का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयुर जो है ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था उरैयुर संगम वंश में। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो है ये विशाखा दत्त है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये चंद्रवरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्नवासवादिता के लेखक जो है ये कौन है? तो स्वप्नवासवादिता के लेखक जो है ये भास है। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है कुमार संभव। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीय ये पुस्तक किसने लिखा है? तो किरातार्जुनीय पुस्तक जो है ये भारवी का है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो ये मिलिंद पन्नाहो है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये बाणभट्ट का है हर्ष चरित्र। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो है ये विजयालय है। अगला क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है ये विलेज असेंबली यानी ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है चोल, ये स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा है। तो चोल काल जो है ये स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर का आकर्षक द्वार है ये गोपुरम कहलाता है। इसी के साथ जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो है 126 क्वेश्चन जो है यहीं पे एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।